दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राजभाषा तथा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं राजभाषा तथा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 क या अनुच्छेद 351। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 क। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 350 क में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेंगे जो वह ऐसी सुविधाओं को उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। तो याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 350 क में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए, 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में। दोस्तों, याद रखिएगा, 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.जी. खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा था। 1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। तो याद रखिएगा, प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343, 344, 345 या 346। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 345। दोस्तों, अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को उस राज्य की सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकेगा। तो ये है अनुच्छेद 345। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? ऑप्शन है बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उत्तराखंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य ने जनवरी 2010, याद रखिएगा, जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। इसके कुछ दिनों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृत नगरी भी घोषित किया। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन है 43.63, 45, 40 या 35। तो सही उत्तर 43.63, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत 41.03 था और 2011 की जनगणना के अनुसार ये प्रतिशत 43.63% है। तो याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग 43.63% है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ऑप्शन है ब्राहुई, कुई, परजीमी या पेंगो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राहुई, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है जो बलूचिस्तान की भाषा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची में दी गई भारतीय भाषाओं में से कोई एक, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी को। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, हिंदी। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा अथवा राजभाषा, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कहा जाए, ये हिंदी भाषा है और लिपि जो है ये देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 की संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली थी? आपको बताना है। ऑप्शन है 1947, 1950, 1949 या 1945। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, 1949 में। दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर, देखिए 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई और इसी स्मृति में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? ऑप्शन है कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या संथाली। तो सही उत्तर संथाली। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में किसी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान का जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो कि 7 जनवरी 2004 से प्रभावी हुआ, उसके साथ बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा की मान्यता दी गई। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपको बताना है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या उर्दू। तो सही उत्तर याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 16, 17, 18 या 22? आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि 92वें संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी और अब ये संख्या जो है 22 हो गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले लोग सर्वाधिक है? बंगाली, गुजराती, मराठी या फिर तेलुगु? तो सही उत्तर बंगाली, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार संविधान के तहत अनुसूचित 22 भाषाओं में सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है, यानी हिंदी जो है वो हमारा पहले स्थान पर है हिंदी और दूसरे स्थान पर बंगाली। याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर बंगाली और तीसरे स्थान पर मराठी भाषा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में हिंदी नहीं है तो इस आधार पर बंगाली हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार संविधान के तहत अनुसूचित 22 भाषाओं में सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी, दूसरे क्रम पर बंगाली और तीसरे क्रम पर मराठी भाषा बोली जाती है। तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाली, क्योंकि हिंदी ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है, सही नहीं है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, सही नहीं है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ये भी सही नहीं है।
और बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। दोस्तों, बोडो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। अंगिका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। और अनुच्छेद 350 के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। राज्य किसी भी प्रकार से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। केवल ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही अवरोही क्रम है? बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप जान लीजिए। पहले स्थान पर यहाँ पर बंगाली, दूसरे पर मराठी, तीसरे पर तेलुगु और चौथे पर तमिल है। तो 1, 2, 4, 3 आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुरूप मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले लोगों का सही अवरोही क्रम बंगाली 8.03%, मराठी 6.86%, तेलुगु 6.70% और तमिल 5.70%। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु। उपर्युक्त में से किसको या किनको सरकार ने श्रेणी यानी क्लासिकी भाषाएं घोषित किया है? तो किनको आपको बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पर कन्नड़ और तेलुगु हो जाएगा। केवल 2 और 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, कई भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय यानी क्लासिकी भाषा का दर्जा दिया जाता है। अब तक भारत सरकार द्वारा कुल 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में ये दर्जा प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, कन्नड़ और तेलुगु को क्लासिकी भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसे शामिल नहीं किया गया है? मैथिली, बोडो, संथाली और कन्नड़। तो सही उत्तर कन्नड़ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और आप जान लीजिए कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कन्नड़ भाषा प्रारंभ से ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? पहला है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, अंग्रेजी, हिंदी और हिंदी। तो सही उत्तर भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अनुच्छेद 343 यानी 343 के अनुसार राजभाषा का उपबंध है और इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगी और इसमें राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, 1967 में भारत के संविधान की भाषाओं की सूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? सिंधी, तमिल, तेलुगु या बंगाली। तो सही उत्तर सिंधी को ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये था 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारत की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। भाषाओं के बाद आइए दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं। देखिए कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा, देखिए, हिंदुओं तक सीमित है, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है, हिंदुओं और ईसाइयों तक सीमित है और हिंदू और मुस्लिमों तक सीमित है।
तो सही उत्तर है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दोस्तों ये धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कैसे? तो आप जान लीजिए, संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा होता है ये धर्मनिष्ठा से स्वतंत्र है और इसमें किसी भी धर्म को मानने वाली जनजाति को शामिल किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जनजाति का दर्जा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा ये धर्मनिष्ठता से तटस्थ है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? ऑप्शन है आपके बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। तो सही उत्तर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्यों में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर ओडिशा और चौथे पर राजस्थान है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 338 और 338 ए, 337, 334 और 339। तो सही उत्तर अनुच्छेद 338 और 338 ए। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। प्रारंभ में अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान था, लेकिन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 338 से जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पृथक गठन किया गया और अनुच्छेद 338 के तहत अब केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की व्यवस्था है। प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 330, 331, 332 या 333 में। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 330, ऑप्शन ए। दोस्तों, भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है, जबकि राज्यों की विधानसभाओं में ऐसा जो है व्यवस्था अनुच्छेद 332 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? अनुच्छेद 334, 332, 335 या 333। तो सही उत्तर अनुच्छेद 333। दोस्तों, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 333 में प्रावधानित है कि यदि किसी राज्यपाल की ये राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वो उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। अनुच्छेद 334 के तहत उपर्युक्त प्रावधान की अवधि मूलतः 10 वर्षों तक ही थी, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन याद रखिएगा, 104वां संविधान संशोधन इस मामले में महत्वपूर्ण है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 यहाँ से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया। वहीं आंग्ल भारतीयों के नाम निर्देशन के प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर काका साहब कालेलकर, ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत आप जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पहली पिछड़ी जाति आयोग का गठन जनवरी 1953 में किया गया था, याद रखिएगा, और इस आयोग के अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे। अगला प्रश्न है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति जो हैं
वो किसी भी राष्ट्रपति किसी राज्य संघीय क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद इस राज्य या संघीय क्षेत्र के किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए जो है अनुच्छेद 341(2) के तहत संसद विधि द्वारा किसी जाति को विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या उसमें से अपवर्जित कर सकती है और इस प्रकार की शक्ति अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में अनुच्छेद 342 के द्वारा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। 4 कथन आपके दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई हैं। बिल्कुल सही है। इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। बिल्कुल सही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती हैं, तो ये सही नहीं है। और कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है, ये सही है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा 1950 में जारी आदेश के तहत बनाई गई हैं। साथ ही अनुच्छेद 341(2) और 342(2) के उपबंधों के तहत संसद ही इन सूचियों में कोई संशोधन विधि बनाकर कर सकती है। कोई जाति जनजाति पूरे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित की जा सकती है, तो ये ऑप्शन सी केवल आपका जो है सही नहीं है, अन्य कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राजभाषा तथा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।